पढ़ने और भूले भटके सर के पास आ गए थे। मतलब कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था उस समय, नए नए हम आए थे यहाँ। हम गांव से आते थे, 40 किलोमीटर यहाँ से मेरा दूर है गाँव। और तब उधर ब्लैक बोर्ड होता था और हम लोग इधर बैठते थे और क्लास बहुत जमता था। मतलब हमारे जीवन में जो ये नहीं कि सर सामने बैठे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बल्कि जो भी इस टाइप के शिक्षक मेरे जीवन में आए हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है और मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा महत्व है, तो उनके विषय में मैंने लिखा है। सर के विषय में भी मैंने लिखा, लेकिन वो मेरी किताबें जैसे सिलसिलेवार आ रही हैं, अभी 5 किताबें आ गई हैं। तो जो बचपन के शिक्षक थे उनका जिक्र मैंने इस किताब में किया है। फिर जो भविष्य में किताबें आने वाली है उनमें सर का भी जिक्र है, क्योंकि ये हमारे लिए रोल मॉडल है। और ये नहीं कि इनके सामने है तो हम कह रहे हैं, कहीं रहते हैं तो हम कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान था। बीएचयू में भी मेरा पढ़ने जाना, क्योंकि हम लोग तो बहुत ठेठ गाँव के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हैसियत नहीं थी कि आराम में भी हम रह सकते थे। हमें रोज आना जाना होता था क्योंकि पारिवारिक जिम्मेवारियां भी थी। तो सर का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ हमने बहुत सारी चीजों को समझा एग्जाम के बारे में। और जो बीएचयू का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था उसमें भी सबसे बड़ा योगदान इनका था। और ये होता है कई बार समझ में नहीं आता है कि हम ये चीज पढ़ रहे हैं इसका जीवन में कब उपयोग होगा। कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो प्रकृति इस तरीके से आपको लगाती है, एक समय के बाद पता चलता है। जैसे आज भी मैं सोचता हूँ इत्मीनान से बैठ के मेरे जीवन के कौन कौन से समय बहुत अच्छे थे, कौन कौन से समय बहुत बुरे थे। मुझे लगता है कि वो जो जनरल कंपटीशन का मेरा 4 साल 5 साल का समय था, तो मेरे जीवन का सबसे खराब पीरियड था। मुझे यही लगता है, क्योंकि ये जिस तरीके की पढ़ाई है, हम लोग लूसेंट आगे से रटते जाते थे, पीछे से भूलते जाते थे। इस तरीके से अंग्रेजी की कम से कम वो जीएन श्रीवास्तव सर 20 किताबें प्रेफर किए थे और मुझे पूरी की पूरी किताब याद है। अभी भी सेंटेंस में बोल सकता हूँ रेन एंड मार्टिन की, उसमें एक्सरसाइज में ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस ही है, यहाँ से शुरुआत। ऐसे हम लोग मतलब वो पूरी की पूरी एक तरीके की रटंत विद्या थी, जो बाद में समझ में आया कि वो बहुत श्रम साध्य था। लेकिन ये भी था कि वो हमारी मजबूरी थी, उस समय ये करना था। ऐसा क्यों करना पड़ा? इसके पीछे वजह ये है कि जैसे हम लूसेंट पढ़ते हैं, अचानक ग्रेजुएशन के बाद हम कंपटीशन की तैयारी के लिए आ जाते हैं और पूरे ग्रेजुएशन तक हमने कोई पढ़ाई नहीं की, अपने सब्जेक्ट की कोई जानकारी नहीं। अगर मेरा इतिहास है तो कम से कम इतिहास पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए थी। इतिहास की 20-30 किताबें ग्रेजुएशन खत्म होने तक पढ़ लेनी चाहिए थी। ये मैटर नहीं करता आप किस विषय में हैं, आप जिस विषय में भी हैं उस विषय को इत्मीनान से पढ़िए। और उसके बाद जब ये चीजें आदमी पढ़ता है तो ये एकदम सोने पे सुहाना काम करेगा। जो सर ट्रिक बताते हैं या जो मैथ बताते हैं, जो रीजनिंग बताते हैं, जितनी अच्छी समझ सर ने डेवलप की उन चीजों को लेके, मैं बता रहा हूँ दिल्ली में भी अच्छे अच्छे टीचर और इतनी शालीनता से और इतने बढ़िया तरीके से समझाते हुए नहीं मिलते हैं। मैं देखता हूँ, फिर मैं तुलना करता हूँ कि एक छोटे से जगह पे कैसे अच्छे शिक्षक मिल गए थे। बनारस में भी, दिल्ली, इलाहाबाद, मेरा पूरा देश घूमना होता रहता है। 15 दिन महीने में मैं घूमता हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ मैं नहीं जाता हूँ। लोगों के बीच, ऐसे बच्चों के बीच बात करना, यही मेरा। आपको कोई सवाल पूछना है तो उस सवाल का हम उत्तर देंगे, करियर में क्या करना है, ये सब इन्हीं सब चीजों पर बातें होती रहती है। तो हम इनके योगदान को हमेशा कभी भुला ही नहीं सकते। वो एक अच्छा पीरियड है। तो फिर मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि क्यों रटना पड़ा। रटने के पीछे ये वजह है कि हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है वो 5वीं क्लास तक पढ़ाई होती है। 5वीं के बाद छठे, हमसे कोई पूछे कि आप किस क्लास तक पढ़े, तो मैं कह देता हूँ मैं 5वीं पास हूँ। तो अक्सर कहते हैं कैसे 5वीं पास है? मुझे 6वीं क्लास से कहीं क्लास चलता नहीं है सरकारी स्कूल में, न 10वीं 12वीं कुछ होता नहीं है, कॉलेज यहाँ है नहीं। अब बताइए जीवन का इतना बेहतरीन अनुभव आप चूक जाते हैं कि आप कॉलेज में नहीं जा पाते और फिर अब इस जीवन में तो कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य कि अपने बिहार में एक भी कॉलेज नहीं चलता है। साइंस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वहां भी क्लासेस नहीं चलते हैं, न कोई जाता है। सोचिए बच्चों के साथ क्या किया जाए। इस पे एक नई किताब जो आई थी उसमें हमने एक आलेख भी लिखा था, ये स्कूली व्यवस्था को ही लेके कि मतलब मानव बम में तब्दील होते किशोर, इन बच्चों को कैसे मानव बम बनाया जा रहा है। जब 5वीं के बाद आपके पास पढ़ने के लिए क्लास नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, तो आपके पास एक पूरा खाली टाइम होगा। उस खाली टाइम में आप किसी संत के पास तो नहीं बैठेंगे, आपके इर्द गिर्द का जो आदमी होगा उसी के पास बैठेंगे।
फिर सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो किस लेवल का आदमी है, वो आपको कौन सी शिक्षा देगा, फिर आपका रोल मॉडल कौन सा बनेगा। हमने पहली किताब जो लिखी थी उसको हमने डेडिकेट किया था राजेश खन्ना को, जो सुपरस्टार थे बॉलीवुड। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, उस समय मैं सोचता हूँ कि मेरी क्या समझ थी कि मैंने राजेश खन्ना को किताब डेडिकेट किया। आमतौर पर लोग अपने पिताजी को, माताजी को, अपने टीचर को डेडिकेट, लेकिन हमारा रोल मॉडल राजेश खन्ना था। क्यों था? क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में थे, यहाँ हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। मनोरंजन के नाम पे एक दो चीज, या तो फिल्में है या क्रिकेट है, उसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं है। मैंने यहाँ देखा ही नहीं है कि किताबों की कोई संस्कृति भी है। आदमी के हाथों में हमेशा किताब होनी चाहिए, हमेशा, जहां वक्त लगे किताब खोल के पढ़िए। पर आप एक बार किताब पढ़ने का चस्का डालिए, फिर आपको दुनिया में न किसी मित्र की जरूरत है और ना ही किसी के समर्थन की। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर किसी चीज की कोई जरूरत। तो जो 6 से 12 हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी भरपाई हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन में आए तो आप सोचते हैं कि एक ही साल में कुछ कर ले। ऐसा होता नहीं है, 6 महीने में, 1 साल में। हालांकि सर की ऐसी पढ़ाई है, जब मैं पहली बार इनके पास आया तो मैंने कहा सर मैं सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहता हूँ, कितने दिन में कर देंगे? तो सर ने कहा कि 6 महीने में कर देंगे। और हम सिर्फ बोले कि 2 ही दिन आ पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत दूर से आना होता था, सड़कों की स्थिति उतनी ही खराब, बसों में इतनी धक्का धुक्की, बड़ी मशक्कत से मैं वहां से आता था। मुझे याद है कि 1-2 दिन यहाँ से जाने के बाद मुझे रास्ते में लगा कि मैं कहीं बेहोश न हो जाऊं, क्योंकि इतनी थकान होती थी। और घर पे जाके फिर पढ़ लेना बहुत मुश्किल होता था। तो ये इसलिए हुआ कि 6 से 12 के दौरान हमने किताबें नहीं पढ़ी। अगर 6 से 12 के दौरान हमने किताबें पढ़ी होती, सभी विषयों पे पकड़ बनाई होती, तो मैं बता रहा हूँ आपको लूसेंट छूने की जरूरत नहीं है, स्पीडी छूने की जरूरत नहीं। एक भी ये जो जिसको हम कहते हैं गाइड और क्वेश्चन बैंक, इन सब चीजों की कभी जरूरत नहीं। टेक्स्ट बुक इतनी बेहतरीन चीजें होती है, लेकिन यहाँ कोई टेक्स्ट बुक पढ़ता ही नहीं। अगर जीएस की तैयारी भी आपको करना है तो लूसेंट वगैरह एकदम मत छुइए, ये इतना खतरनाक है, जहर के समान है। हो सकता है 2-4 लोगों को नौकरी दे दे, 100 लोगों को नौकरी दे दे, लेकिन वो मानसिक रूप से इतने कमजोर होंगे कि बात ही नहीं कर सकते किसी मुद्दे पे। उनसे आप कुछ भी पूछेंगे आजादी के बारे में, वो 5 लाइन नहीं बोल सकते, बस 1 लाइन वो, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्जेक्टिव रखा है। मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ, मेरे कई अधिकारी, ये जैसे यहाँ विनय जी थे जो एसपी थे, वो हमारे मित्र थे, तो ऐसे कई अधिकारी हैं जो मित्र हैं। तो मैं जाता हूँ, और जो 2010 के पहले वाले अधिकारी होते हैं जो पूरा ऑब्जेक्टिव सब रटे होते हैं, और रखने के बाद वोमिट कर देते थे एग्जाम में, बस और कुछ नहीं करते थे, रटते थे और फिर एग्जाम में जाके उल्टी मार देते थे और सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि वो सिलेक्शन का यही तरीका था। लेकिन इसका फायदा क्या है? अब एक छोटा सा चिप आ गया है, उसमें सारी डिटेल्स भरी हुई है। अब जो आप एक ऑब्जेक्टिव सवाल हमसे पूछेंगे कि सर ये कैसा, मैं कह दूंगा मैं नहीं जानता हूँ, अरे भाई गूगल है, गूगल पे डालो अभी मिल जाएगा। ये क्या पूछना है? ये कोई पूछने वाली बात है? ये बौद्धिकता नहीं है, ये रटना बौद्धिकता नहीं। चीजों को समझना है, उसकी बारीकियों को। तो पढ़ने का ये तरीका है, अभी भी मतलब ज्यादा समय नहीं लगता है। आप मुश्किल से 8 महीने अगर पढ़ लेंगे तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी की एक किताब खरीद लीजिए। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतनी सुंदर ज्योग्राफी है कि 6 से 12 तक ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, पहले आईएएस का जो एग्जाम होता था, जो उसके प्री होते थे, मैं देखता था वो एक एक सवाल उसके एक एक लाइन के अंदर से होते थे और सामने प्रत्यक्ष दिखता था। अब तो थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न, उसी बात को घुमा के और दूसरे तरीके से पूछा जाता था। लेकिन पहले एकदम सीधे सपाट सवाल, उसमें कोई फिगर है तो उस फिगर से उठा के सवाल बना दिया गया। तो अभी भी अगर जीएस वगैरह पढ़ना है तो 6 से 12 की एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए और बहुत मजे में पढ़िए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं अभी भी खुद पढ़ता हूँ और मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे जबरदस्ती है, किसी ने कहा है कि पढ़ना है, नहीं। मैं एक मोटी से मोटी किताब एक दिन में इसलिए खत्म कर लेता हूँ क्योंकि वो पढ़ते हुए इतना रस मिलता है, इतना आनंद मिलता है, मुझे किसी और चीज की कोई जरूरत ही नहीं। उसमें रटना नहीं है, समझना है। जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, अब मुझे नॉवेल से ज्यादा इन सब चीजों में आनंद आता है। पहले कथा कहानी में बहुत आनंद आता था, लेकिन धीरे धीरे टेस्ट बदला। अब इतिहास की किताबों में या कोई विषय दे दीजिए, साइंस भी मैं बहुत मजे में पढ़ता हूँ, बहुत आनंद लगता है, कुछ नया हमने सीखा, कुछ ले रहे हैं, और इतना आनंद इसी बात में है कि आप कितना नया चीज सीख रहे हैं। तो पढ़ने का यही तरीका बनाइए, किताबों को पढ़िए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए,
उससे भी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो मान लीजिए कि अब इतिहास पढ़ना है, आपने 6 से 12 पढ़ लिया, तो अब 6 उसके आगे इतिहास 3 भागों में मिल जाएगा। एक एंशिएंट ले लीजिए, रामशरण शर्मा का अच्छा किताब है। मिडिएबल सतीश चंद्र का ले लीजिए, और मॉडर्न सुमित सरकार या तमाम लेखकों ने किसी एक की किताब, बिपिन चंद्रा है, किसी एक की किताब लेके पढ़ लीजिए। आप 3 किताब पढ़ेंगे, इतिहास आपका ग्रेजुएशन लेवल तक कंप्लीट हो गया। अब किसी भी एग्जाम में उससे बाहर आने का सवाल किसी भी कीमत पे वो सवाल आ ही नहीं सकता, उसका बहुत बड़ा रेंज हो गया। ऐसे आप हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसकी 6 से 12 बना लीजिए, उसके अतिरिक्त मन हुआ तो एक और किताब पढ़ लीजिए। ये सब पूरे बीपीएससी लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो सर आप लोगों को दे रहे हैं मैथ और रीजनिंग, मतलब ये तो एक ऐसा है कि जैसे हम लोग के यहाँ वहां नेट होता है, नेट उसको कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो अब उसमें भी 50 नंबर कंपल्सरी है। वो 50 में रीजनिंग होगा, हाँ ये सब मिला के होता है। तो अब जो सर के यहाँ पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग को ये फायदा होता है कि उसमें 50 में 46-47 आ जाता है। अब वो लोग देख के दर्द हो जाते हैं, जो वहां के लोग हैं जो एकेडमिक्स में लगे हैं, वो एकदम पहुंच जाते हैं कि ये कैसे हो गया। एक और मैं छोटा सा एग्जाम देने गया था यूपी कंबाइंड बीएड का, तो उस एग्जाम में 150 सवाल थे, हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से एक बनाना था। और वो जो आंसर की था उसमें मैंने देखा कि 150 ब्लैंक्स है, और सवाल हो गए 200, 50 अंग्रेजी और 50 हिंदी, हाँ 150, और देना था 150। तो फिर मैंने ये देखा कि वो ये रहा था कि 50 हिंदी के जो सवाल थे 50 विकल्प में थे, तो हिंदी का जो जैसे 101 नंबर जो सवाल था उसका जो उत्तर था वही उत्तर 151 नंबर अंग्रेजी का, क्योंकि विकल्प तो एक ही है। तो मैंने देखा, तो फिर मैंने रीजनिंग लगाई किया तो परफेक्ट बैठ रहा है, बस मैंने दोनों मिला के, जो हिंदी में आ रहा था वो हिंदी में, जो अंग्रेजी में आ रहा था अंग्रेजी में, मैंने दोनों मिला के बना दिया। अब उस 50 में मेरे 48 के करीब सही हो गए। अब हाँ उसमें एकदम मतलब जिसमें लोगों के 12 आ रहे थे, 14 आ रहे थे, तो उसमें मेरा आ गया 47-48। हाँ वो सब एकदम परेशान कि ये कैसे। तो मैंने तो देखा कि वो जैसे 200 उत्तर होना चाहिए था ना, पहले ये रेलवे में भी होता था, 100 सवाल दे देते थे और 20 सवाल अतिरिक्त रहता था, या तो ये मारिए या अंग्रेजी मारिए या हिंदी। लेकिन वो संजोग से मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ, मतलब ये भी एक तरीके की रीजनिंग ही है। अब आपका दिमाग वहां काम किया, आपने कर दिया, मतलब ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोग फंस भी जाते हैं और बार बार ऐसा आपकी बात को सोच लिया होगा और चेंज कर दिया। हाँ लेकिन हमारे साथ ये हुआ संजोग से, और उसका बहुत फायदा, और हमको बड़ी टॉप क्लास की रैंकिंग मिली थी पूरे ऑल यूपी में। हाँ मेरी रैंकिंग बीएड कर ली नहीं, तो फिर हम तब तक फिर मेरा बीएचयू में हो गया, तो एक जगह एडमिशन लिए थे, उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह बीएचयू से की। हाँ बीएचयू से तो कई कोर्स किए, तो फिर ये तो इस तरीके से चीजें होती है। आपका पढ़ना कहीं बेकार नहीं जाता है, ये मत सोचिए कि ये पढ़ रहे हैं तो इसका क्या होगा, आपके जीवन में इसकी उपयोगिता है, बशर्ते आप सही तरीके से पढ़े। और किताबों से हर हाल में दोस्ती, किताबों के अलावा कोई दोस्त नहीं, आप अंदर से तभी मजबूत हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए करनी है, नहीं, नौकरी तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और बहुत सारी पढ़ाइयां हैं जिनका नौकरी में कोई महत्व भी नहीं है, बस नौकरी ले ली उसके बाद उसका उपयोग करता। हम लोग कमाए थे क्या? हाँ नहीं, लेकिन ये सब चीजें ऐसी है ना, एक मानसिक रूप से मैथ वगैरह का इतना ही नहीं है कि सिर्फ नौकरी, इसके अलावा भी अब ऐसी स्थिति है कि किसी भी एग्जाम में आप इससे बाहर नहीं जा सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम होता है, हाँ उसमें भी 20-25 नंबर का, तो जिसका बेस अच्छा रहेगा बाद में उसको बहुत फायदा मिलता है। तो ये समय नहीं, निरर्थक नहीं जा रहा है, ये बहुत सार्थक समय है। अभी तो आपको 2-3 प्रकार से बता देते हैं, तो 5-6 प्रकार है। हाँ अभी कंपाउंड इंटरेस्ट 5 मेथड, 6 मेथड। हाँ अभी 6 मेथड मतलब हिंदुस्तान का जितना मेथड है, जितना खोपड़ी वाले लोगों का सारा मेथड इनको कहीं जाना, इसी बोर्ड में देखना। और उसके बाद अभी निकलेंगे बीएचयू में जाएंगे, आपके साथ पूछेंगे अच्छा मैथ बनाएंगे तो उन्होंने कहाँ से कौन क्या है।
मेरा कहना ये है कि आप ढंग से बैठ के पढ़िए, पहले स्टडी करना होगा, स्टडी में तकनीक पहले जुटाना होगा, स्टडी कर ही नहीं रहे, सेल्फ स्टडी का। और सर जैसे बता रहे थे फिर उस पे गए तो आप 100 सवालों पे प्रैक्टिस, 150 सवालों पे, 200 सवालों पे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए कितना होगा 11,000 11,000 इतना तो था नहीं आपके पास ना इतना तो और कहाँ चले जाते हैं आप तो पायलट हो जाते हाँ 11,000 यार, एक चैप्टर में 500 तो बढ़िया है, 2-2 दिन 3-3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, ये तो और आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने लंबे समय तक नहीं ये रहेगा। टाइम देख रहे हैं, एक ही साल में काम नहीं ना 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 नहीं, सबसे ये कि आपको करना है, आपको वही काम करना है ना। तो जैसे ही देखिए आप समय बहुत ज्यादा निर्धारित कर लेते कि 6 महीने में हो जाए तो फिर गुणवत्ता नहीं मिलेगी जो चाहिए। टाइम को देना पड़ेगा। हाँ वो करना है तो करना है, लगे और बढ़िया से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। एक बार टाइम दे कर लीजिएगा तो फिर दोबारा तो नहीं पड़ेगा। और कोई काम इतनी जल्दी से नहीं ना, आप सोच रहे थे 6 महीने में हो जाए, 8 ही महीने में हो जाए। तो ये बहुत लोग का ऐसा रहा मेरे ऊपर, आप छेड़ समझो तो लड़कों का चाहे लड़कियों का कि हमको बोले थे आप 1 साल के अंदर ही। मैं बोला यार तो 1 साल के अंदर तो मैं तो रुका नहीं ना, मैं तो चल ही रहा। अब मैं तो अच्छा लिया था कॉन्ट्रैक्ट तो एक मेथड बनाने का, अब यहाँ 5-5 मेथड जब चलेगा बताऊंगा मैं किसी टॉपिक पर 5-5 मेथड के माध्यम से, तो उसको तो टाइम लगेगा ना। आपको वहाँ पर थोड़ा रूल सब्जेक्ट को बताया जाएगा, थोड़ा 4 आदमी के थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अब वहाँ पर टाइम लगेगा। अब वहाँ पर उनके लिए वो लग रहा है कि टाइम लगा है, तो भैया टाइम ज़्यादा है तो तुम ऐसा करो, तो मेरे को चाहिए टीचर को चाहिए वहाँ पर जाओ देखो, मेरा कहना कुछ तो करना पड़ेगा। वो विकल्प बहुत है। पहले सबसे ये है ना कि यहाँ पे बस लिमिटेड दिखता है कि हमारे पास यही विकल्प है, एक एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और 2-3 विकल्प। इतने विकल्प अब हैं। एक साधारण जो यूट्यूब चैनल चला रहा है वो भी लाख-2 लाख रुपए कमा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, 10-20 वीडियो डाल दे रहा है इधर उधर से, खाना पकाना, हाँ खाना पकाना, कुछ भी अनाप शनाप बोल दे रहा है। तो उसकी विकल्प की कमी नहीं है, बहुत विकल्प है। आपके पास संकल्प की कमी है, आपको करना क्या है, आप इसको लेके कंफ्यूज हैं। और मैं कहता हूँ आपको जो करना है वही कीजिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ दिन नर्क में भी बिताना पड़े तो बिताइए, लेकिन कीजिए वही जो आपको करना है। जब हम राइटिंग में आए तो शुरू में किताब लिखना शुरू किया तो फिर कि लोग पढ़ते कौन है, कहाँ किताब ये होता है। हम तो बहुत बार इनको बोले यार क्या ये सब फिरे पड़ गए भैया, और क्या कर रहे हो तू यार, उल्टा पलटा, तू पढ़ाई करो नौकरी लो यार, ये उल्टा पलटा। जब इसका पढ़ा मैं मेरे पास से लेकर के ये आए यार उपन्यास तो बहुत शानदार लगा, हमें वाह तू तो बहुत काम लायक है यार, हम तो सोचे तुम कोई काम लायक नहीं है। और इन सब चीजों से लाखों लोग प्रभावित हो। अगर मैं नौकरी करता तो मेरा घर प्रभावित होता, उसके अलावा सर भी 2-4 बार कहते कि हाँ वो नौकरी करता, इससे ज्यादा नहीं। और अभी आत्महत्याओं का बहुत दौर चल रहा था इलाहाबाद में और बड़े बड़े जगहों पे। हाँ जो यूपीएससी और बीपीएससी वाले लड़के हैं वो कितने नंबर्स में वहां सुसाइड करे, तो मैंने एक सुसाइड पे लेख लिखा था कि आत्महत्या क्यों, वो हमारी लेख वायरल हुई थी और उसको कई लाख लोगों ने पढ़ा था। और जहां भी गया